अ, तो हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास में लर्निंग विदाउट बर्डन, जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, और हम लोग पिछली क्लासेस में इस बात को चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से 90 के दशक में जो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मार्केटिंग करने के लिए हमने जो किताबों की जरूरत भी नहीं है उन किताबों को भी स्कूल करिकुलम का हिस्सा बना दिया। हालांकि जब हम नेशनलाइजेशन की बात करते हैं या नेशनलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहां हमारी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, एक तरफ एनसीईआरटी है और दूसरी तरफ राज्य का, क्योंकि जो शिक्षा है आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिक्षा राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं भारतीय संविधान की, यदि कोई सब्जेक्ट समवर्ती सूची में है तो समवर्ती सूची में होने की वजह से राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी होती है उस चीजों को करने के लिए। तो जैसे जो हमारा यूरेनियम या एटॉमिक पावर है वो किसका है? वो सेंट्रल लिस्ट का हिस्सा है, राज्य उस पर कोई काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो एजुकेशन है या हेल्थ है, ये हमारा राज्यों का और केंद्र सरकार का काम है। तो हम जो शिक्षा है उस शिक्षा में केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो केंद्र के स्तर पर एनसीईआरटी बनाई गई, और एनसीईआरटी का काम था कि राष्ट्र को जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो शिक्षा के उद्देश्यों को बनाए, करिकुलम बनाए और उसके आधार पर ही पुस्तकों का निर्माण करे। इसी तरीके से प्रत्येक राज्य ने अपने राज्य में एससीईआरटी का गठन किया, और एससीईआरटी में क्या हुआ, जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी की, कि वो शिक्षा के उद्देश्य तय कर रहा था, शिक्षा के उद्देश्य तय करने के बाद कैरिकुलम बना रहा था, कैरिकुलम के बाद वो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहा था। इसी तरह से राज्य के शिक्षा के उद्देश्यों, राज्य का करिकुलम और राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों का जो निर्माण करना था वो एससीईआरटी का दायित्व था। लेकिन जैसे ही जैसे हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े और मार्केटिंग एजुकेशन की जिस तरीके से होनी शुरू हुई, तो करिकुलम बनाना और उद्देश्यों का निर्धारण तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का रहा, लेकिन किताबों को पब्लिश करने का जो काम है वो काम निजी क्षेत्र के हाथों में चला गया। और निजी क्षेत्र ने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ मिलकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ बुक्स है और जिन किताबों की जरूरत भी नहीं है उन किताबों को भी निर्माण कराया और उनको विद्यार्थियों पर थोपा। तो एक तो इस तरीके से जो किताब था वो किताब का बोझ था। दूसरा जो बोझ था वो बोझ खाली फिजिकल बोझ नहीं था बस्ते का, बल्कि दूसरा जो बोझ था वो था अभिभावकों की आकांक्षाएं अपने बच्चों से और शिक्षकों की अपने विद्यार्थियों से आकांक्षाएं। ये भी एक वजन था, और ये शायद किताबों के वजन से भी ज्यादा बड़ा वजन है। तीसरी चीज जो मतलब नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है इसका, वो ये है कि जैसे ही हम एक प्राइवेट स्कूलों की संस्कृति में प्रवेश करना प्रारंभ किए, तो प्राइवेट स्कूलों की में कौन लोग गए? प्राइवेट स्कूलों में वो लोग गए जिनको शिक्षा को खरीदने की शक्ति थी, सामर्थ्य थी, परचेजिंग पावर थी, जिनके बटुए में इतना दम था कि वो निजी क्षेत्र की जो शिक्षा है उस शिक्षा को खरीद सकें। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अपने बच्चों को, वेल टू डू फैमिली से हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को ये देखा कि नहीं, हमारा बच्चा जो है अपना पानी की बोतल भी लेकर जाएगा। तो पता चला कि जो उसके स्कूल का वजन था 5-7 किलो, जैसे आज भी मैं अपने बच्चों के स्कूलों की किताब यदि लेकर आता हूं तो इतनी किताबें वजन होती हैं 8वीं और 4थी क्लास के बच्चे की कि मुझे उठाना उन किताबों को जो है सांस फुलाने वाला काम होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि जब वो मेरे ऊपर इतना वजन है तो उन बच्चों पर कितना वजन होगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि पानी की जो बोतल है, उस बस्ते के साथ जो पानी की बोतल है, वो पानी की बोतल जो 1 लीटर का वजन है, वो वजन तो है ही है फिजिकली, लेकिन उस वजन के साथ साथ उस बोतल को मैनेज करना और डिफिकल्ट होता है। तो ये दूसरा और जो एस्पेक्ट थे लर्निंग विदाउट बर्डन की जो रिपोर्ट थी वो उसके थे। तो मुझे लगता है पहले हम लोग जो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें वो लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट पर कर लें, और जिसको सवाल पूछना होगा वो सवाल पूछते वक्त अपने माइक्रोफोन को ऑन रखेंगे। और बाकी प्रियंकेश, प्रीति और मीनू, मीनू है क्या? जी सर। मीनू, ये तीनों लोग अपने माइक्रोफोन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि सवाल पूछने के साथ फौरन मतलब जो जवाब है वो जवाब आ सके। मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन की क्वालिटी क्या थी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। यस सर। हाँ पूछिए इंद्रेश। सर मैं मेरा प्रश्न सर वही पिछला 12वीं वाला सर, कि ये जो यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट है कि शिक्षा बिना बोझ के, जब सर देश की आज़ादी के बाद नए नए आयोग बनते गए, 1948 में राधा कृष्णन आयोग, 1952 में मुदालियर आयोग, 1964-66 में कोठारी आयोग, और नई शिक्षा नीति भी 1986। तो सर क्या उनमें कमियां रह गई कि इसको शिक्षा बिना बोझ के 1992 में इसकी आवश्यकता पड़ी? सर इस प्रश्न का उत्तर मतलब आपने सर देने का प्रयास किया, जो सर बताया कि निजीकरण का था, इसके अलावा भी सर और भी रीजन रहे होंगे, उसको सर थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ। निजीकरण के साथ मैंने बताया था अभी इंद्रेश, हालांकि मैं बाद में बताऊं, पहले हम लोगों को मीनू, प्रियंकेश और प्रीति से ही पूछना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था, और बाद में फिर मैं जवाब देता हूँ इसका। जी सर, जी सर, यस। हाँ भाई। देखिए ऐसा था कि जो आप 1948 का जो राधा कृष्ण आयोग था, तो सभी का एक एक उद्देश्य था। जैसे कि राधा कृष्ण आयोग की बात करते हैं 1948 में, तो जो फार्मिंग एजुकेशन की बात उन्होंने की थी कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात हुई थी, तो वो उस मतलब आयोग की बात थी। फिर आते हैं आपके जो 1964 में जो आपका कोठारी आयोग आया है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का, तो उसमें भी एक उनका एम था कि त्रिभाषा सूत्र एजुकेशन की बात की थी कि आपको रीजनल लैंग्वेज में मतलब एजुकेशन देनी है, साथ ही एक आपकी मॉडर्न जो लैंग्वेज रहेगी वो देनी है, तो उनका ये उद्देश्य था। ऐसे ही अगर आप 1968 की बात करते हैं, तो इसमें एक एम रखा उन्होंने कि आपको जो इंग्लिश है वो भी एजुकेशन का माध्यम बनना चाहिए, साथ ही साथ संस्कृत को भी जो नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अगर फिर आपकी क्या कहते हैं 1986 में बात आई है इस आयोग में कि आपको ओपनिंग स्कूलिंग की बात की गई है, जो मुक्त शिक्षा होती है, डिस्टेंस एजुकेशन, एनओएस की बात की गई है। साथ ही साथ आपकी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था कि जो क्वालिटीज होती हैं उनमें सुधारना है आपकी, चाहे वो क्लास का एनवायरनमेंट हो, आसपास का जो वातावरण हो, चाहे फर्नीचर से रिलेटेड वेंटिलेशन वगैरह। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो चारों मतलब जो मैंने आपको बताए हैं जितने भी आयोग के बारे में, तो उनमें कहीं ना कहीं लर्निंग जो बर्डन की बात थी वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आई। बट जब 1992 जब शिक्षा की समिति का गठन हुआ, तो ये समस्या सामने आई कि कहीं ना कहीं बच्चों पर शिक्षा का भी बोझ है, क्योंकि जितना भी बुक्स का जो बर्डन था बच्चों का, वो क्या था कि उस कंटेंट को नहीं समझ पाते थे। मतलब जितना बुक्स मटेरियल था, बैग का तो बर्डन था ही उनके ऊपर, बट जितना उनके पास कंटेंट था वो उसको भी नहीं समझ पा रहे थे। और ये किसके द्वारा पता चला? ये सर्वे के द्वारा पता चला। जब देखा गया कि आपके जो ग्रामीण स्कूल्स थे, सेकेंडरी प्राइमरी थे, तो इन पर भी देखा गया, साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स थे तो उन पर ये बर्डन देखा गया। तब ये सर्वे किया गया, तब ये सामने आया कि हाँ बच्चों पर बैग का तो बोझ है, बट जिस चीज को जो जिस बैग को वो ढो रहे हैं, जिस वजन को वो ढो रहे हैं, तो वो
उसको भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, उस कंटेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको अपने आसपास के वातावरण से जोड़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों से कोरिलेटेड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ क्या बच्चे रटकर, मतलब उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा सीखिए बट समझ कर सीखिए, उसको रट के नहीं सीखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रट कर सीखना क्या ज़्यादा लॉन्गिंग प्रोसेस नहीं माना जाता है, एक एक तरीके से सीमित हो जाता है वो, तो बच्चा क्या कोरिलेटेड करके सीख नहीं पाता है। साथ ही साथ आपकी पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं होती हैं, टीचर की आकांक्षाएं होती हैं, तो ये जो चीज़ें हुई, जो इस आयोग को पता चला, तो सर्वे हुआ, ये आपके आपके शुरुआत हुई एनसीईआरटी से, साथ ही साथ जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड थी उनकी बुक्स को एनालाइज किया गया, आपके फिर दिल्ली में बैठकें हुई हैं, और आपके कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनियन टेरिटरी थी, इनमें भी बैठकें हुई हैं, पेरेंट्स से बात की गई हैं, टीचर से बात की गई है, तो तब जाके इस चीज का पता चला। इंद्रेश, इंद्रेश का जो सवाल था, मीनू ने काफी हद तक उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। और उससे पहले एक बैकग्राउंड जो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, उसमें भी चीजें डेवलप थी। मैंने यदि पिछली क्लास को आप देखो तो मैंने ये कहा कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद जब हम स्वतंत्र हुए और 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जो अधिकार थे वो सभी को मिलने शुरू हो गए, और उस पर जो कंट्रोल था वो कंट्रोल किसी का नहीं रहा। ठीक है, तो लोगों ने एक मैसेज क्या लिया कि यदि आजादी के आंदोलन में देखें आप, तो जितने भी नेशनल हीरो निकले वो थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अपने आप को तैयार किया, और उस तैयारी के बाद अंग्रेजों के खिलाफ अपना स्वतंत्रता का आंदोलन खड़ा किया। अब जब स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्र भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो उस निर्माण में भी एक चीज देखने को मिलती है कि हम देखो, आज भी आप ये जानते हैं कि भारत जातियों का देश है, ये एक सच्चाई है। हम जाति के चश्मे से चीजों को देखते हैं, तो 1950 में तो और ज्यादा देख रहे थे। तो लोगों ने अपने जो हीरोज थे, जो उनकी जातियों के हीरोज थे, उनको देखा कि यार ये पढ़े लिखे हैं, इस वजह से ये जो है हमको या हमारे समाज को या राष्ट्र को इस तरह की लीडरशिप दे पाए। तो यदि हम अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलाएं तो हमारे बच्चे भी इन जैसे बनेंगे। तो ऑल ऑफ सडन जो शिक्षा की आकांक्षाएं थी वो बहुत तेजी से बढ़ी, जो डिमांड फॉर एजुकेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन सप्लाई ऑफ एजुकेशन लिमिटेड थी, थोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड बड़ी तेज से बढ़ी और सरकार ने उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश की। आइडिया क्या था शुरू में? आइडिया ये था कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी थी, उस चाइल्ड साइकोलॉजी को हम ध्यान में नहीं रखते थे, बल्कि हम लर्निंग आउटकम पर फोकस करते थे, इग्नोरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी या प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, उनको इग्नोर करते हुए। इसलिए उस समय ये कहा जाता था कि पढ़ो, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर था, जबकि जैसे जैसे हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलप होती रही, एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स डेवलप होते शुरू हो गए, लर्निंग साइकोलॉजी या लर्निंग थ्योरीज डेवलप होती चली गई, तो हमने ये देखा कि बच्चे को जितना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना जरूरी है, उतना ही उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। तो फिर हमारा जो है डाइवर्सिटीज करिकुलम में आनी शुरू हुई, और तब हमने इस चीज की तरफ, इन संदर्भों की तरफ देखना शुरू हुआ कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड की जो लर्निंग है उसको इफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए फिर 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन जो कमेटी थी वो बनी, और आप देखिए कि ये कमेटी की रिकमेंडेशंस और कमेटी ने जो अध्ययन किया वो अध्ययन ही बहुत विस्तृत था कि बच्चे पर किस तरह का बोझ है और इस बोझ को हम किस हद तक कम कर
हमने करिकुलम में अपने डाइवर्सिटीज बहुत लेकर आए हैं। लर्निंग बाय डूइंग को हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को लेकर आ पाए हैं। और आज जैसा हम प्रेजेंटेशंस, स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस पर फोकस करते हैं ट्रेनिंग में, आज से 20 साल पहले इतना फोकस नहीं था जितना अब फोकस है। और अभी जब नई शिक्षा नीति को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रदेश में भी, तो अभी हम 20% इंटरनल करते हैं, लेकिन अब 25% इंटरनल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो और भी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो जैसे ही इम्पोर्टेंट बनेगा तो वो जो बर्डन है वो बर्डन मिनिमाइज होगा, और लर्निंग जो होगी वो एक जॉयफुल एक्टिविटी के रूप में रिप्लेस होती चली जाएगी, जॉयफुल एक्टिविटी के रूप में रिप्लेस होती चली जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं इंद्रेश, ठीक है? ठीक है सर, लेकिन सर मेरा सर प्रश्न, ठीक है सर आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन सर प्रश्न यही है कि सर ये जो बोझ आया कहाँ से? क्योंकि सर बोझ तो अचानक सर अचानक तो सर क्रिएट तो हुआ नहीं होगा, ये बोझ तो सर धीरे धीरे पहले से आ रहा होगा। क्योंकि सर मैंने जब पढ़ा तो उसमें बताया गया सर उस टाइम कि सरकारी जब शिक्षकों से पूछा गया कि यह पाठ्यक्रम जो है वो क्या उपयुक्त है, तो उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम पर्याप्त उपयुक्त है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, केवल हमको मतलब जो दूसरे काम है जैसे मतदाता सूची वाला काम है, चुनाव कराना, जनगणना या बच्चों के बैंक में खाता खुलवाना या अनावश्यक जो कार्य है, अगर यदि उस कार्यों को न दिया जाए तो ये पाठ्यक्रम किसी भी प्रकार का भारी नहीं है, पर्याप्त पाठ्यक्रम है, इसको पढ़ाया जा सकता है। वो शिक्षक का एस्पेक्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन में, कि शिक्षक को किस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनसे हम रोकें और उसको पूरी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, वो वाला एस्पेक्ट है। लेकिन आया कहां से, जब हम आया कहां से पे बात कर रहे हैं ना, तो हमारी क्या होता है, सोशियो कल्चरल ट्रेडिशंस होती हैं बहुत सारी जो हिस्टोरिकली हमें मिलती हैं, है ना। जैसे हम अब 90s के बाद हम बढ़ रहे हैं ना प्लेवे मेथड्स की तरफ, लर्निंग विदाउट डूइंग, लर्निंग विदाउट बर्डन को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहीं पहले एक टीचर थी, उनका वो बीच में कुछ दिन के लिए स्पेन गई 6-7 महीने के लिए। उनका जो बेटा है उसने 1 साल वहीं पढ़ाई करी। जब वो यहाँ आकर एडमिशन के लिए उन्होंने कहना शुरू किया तो उसमें क्या हुआ पता है, जो यहाँ के स्कूल से उसको उस नेक्स्ट क्लास में नहीं लेना चाह रहे थे। क्यों नहीं लेना चाह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट है वो इस क्लास का, वो इतने तक गिनतियां लिख लेता है, इतने तक गलतियां बोल लेता है, इतने तक टेबल्स लिख लेता है, इतने तक टेबल्स बोल लेता है, इतनी पोएम्स लिख लेता है, इतने पोएम्स बोल लेता है। अब है क्या वहां, क्या था वहां, लिखने पर जोर नहीं था शुरुआती दिनों में, बल्कि मतलब उसको ओरल ट्रेडिशंस पर जोर था शुरुआती समय पर, लिखने पर बहुत फोकस नहीं था। तो उन्होंने यही कहा कि आप हमारे बच्चे से पूछिए, हमारा बच्चा सब कुछ बताएगा, लेकिन लिखने पर नहीं था। और बाद में आपको पता है कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि जो बच्चे हैं उन बच्चों की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, जबकि जो डीपीएस जैसे स्कूल्स थे, जो मतलब बहुत बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स थे, उन्होंने तो बच्चों की तो परीक्षा लेनी ही शुरू करी, बल्कि उनके साथ साथ उन्होंने जो माता पिता हैं उनका भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो ये हमारे सोशियो कल्चरल जो ट्रेडिशंस है उनसे ये चीजें आती हैं। लेकिन ये मैंने आपको कहा कि ऑन ऑफ बटन जैसा नहीं है, हम धीरे धीरे उसको कम करेंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे कम करना। अभिभावक की कैपेसिटी में भी, शिक्षक की कैपेसिटी में भी, प्लानर्स की कैपेसिटी में भी, और एडमिनिस्ट्रेटर्स की कैपेसिटी में भी, सबकी कैपेसिटी में वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है उन सारी चीजों का। ठीक है इंद्रेश? ठीक है सर, ओके। हाँ, नेक्स्ट सवाल इसमें सर, थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं सर मैं। नेक्स्ट सवाल पूछ ले, नेक्स्ट सवाल संजय सर। यस सर, तो सवाल ये है हमारा, अगर पुस्तक का भार, ये लर्निंग बर्डन का कारण अगर देखते हैं तो पुस्तक का भार अभिभावकों का, अभिभावक जो हमारे गार्जियन की आकांक्षाओं की बात करते हैं, अध्यापकों की आकांक्षाओं की बात करते हैं, तो अगर वर्तमान के संदर्भ में अगर देखें तो जो हमारे अध्यापक हैं
क्या वो अपने लगन और प्रतिबद्धता की भावना के साथ वो काम करते हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है एक कक्षाओं से दूसरे कक्षाओं से कहीं न कहीं संबंध स्थापित करते हुए किया जाता है। अगर फर्स्ट क्लास का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया तो कहीं न कहीं सेकंड क्लास के पहुंचने के लिए बच्चों को इतना तैयार कर दिया जाता है कि वहां वो पहुंच न पाए। अगर वही अध्यापक अपनी प्रतिबद्धता, लगनशीलता के साथ उस भावना से जिस भावना से करिकुलम को तैयार किया गया है, अगर उसके भावना के तह तक पहुँच कर जाकर उस बच्चे के तक नहीं पहुंचा पाएगा तो वो भी एक न एक भार बनता चला जाएगा। तो ये पूछना है कि वर्तमान में क्या। हाँ संजय, सवाल पे आओ, एक्सप्लेनेशन के साथ सवाल पे आओ। तो यही पूछना है कि सर व्यक्तिगत रूप से क्या इनकी राय है कि वर्तमान में क्या ये चीजें जो बता रही हैं प्रासंगिक हैं, अगर हैं तो अपने स्तर से इसका क्या निराकरण किया जा सकता है। हाँ भाई बताओ, मीनू और प्रियंकेश बताओ कौन रिप्लाई करेगा। देखिए इसका वही है कि मतलब ऐसे एजुकेशन से को रिलेटेड करके पढ़ाना चाहिए। मतलब उनका ये था कि समस्या जब थी ये बोझ की लर्निंग की, तो ये थी कि जो टीचर्स आते हैं केवल मतलब कंटेंट से ही रिलेटेड वो ना बच्चों को पढ़ाएं। कंटेंट तो ठीक है, कंटेंट पढ़ाना है, बट अगर मान लो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है उसको जो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव या आसपास के वातावरण से कोरिलेटेड करके समझाना चाहिए। साथ ही साथ केवल पाठ्य पुस्तकों तक जो एक दायरा होता है ज्ञान का, वहां तक संकुचित नहीं रहना चाहिए दायरा। और मतलब टीचरों को भी ये समझना चाहिए कि कुछ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। आपके जो कैरिकुलम होता है उससे रिलेटेड कि अगर आपको कुछ उसमें दिख रही है, मतलब कुछ गलतियां दिख रही हैं कंटेंट में, तो उसको भी क्या है समिति तक ये अपनी बात पहुंचानी चाहिए। साथ ही साथ अगर कंटेंट की बात करते हैं तो जो फर्स्ट पहले की अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो जो बच्चे का एडमिशन होता था वो 6 साल में होता था स्कूल में। बट आज जो अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें सुधार के लिए कि बच्चे जो दूर मतलब स्कूल से जो खिंचते हैं मतलब पढ़ाई से, तो उसके लिए आप देखिए कहीं ना कहीं जो 2005 का जो कैरिकुलम तैयार किया गया था एनसीआरएफ का, तो उन्होंने काफी सिफारिशें रखी थी उनकी प्रोफेसर यशपाल जी की कि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है। जैसे हम लोग सीटेट पढ़ते हैं, आप देखिए एनसीआरएफ की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं कि एक तो सबसे पहले कि बालक की प्रायोरिटी को देके पढ़ाया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा की जाए, ठीक है। साथ ही आप जो बालकों को बोलने के अवसर हैं वो दिए जाएं, साथ ही साथ में कि जो उनकी जो सहज अभिव्यक्ति है वो अपनी बात को सामने रख सकें। साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन की बात हुई है कि बच्चे आपस में ज्यादा मेल जोल रखें, आपस में बातचीत करें, तो जो नॉलेज है वो ट्रांसफर हो सके। और ऐसे ही आपकी क्या कहते हैं ग्रुप डिस्कशन की बात की है, साथ में साथ फील्ड ट्रिप की बात की है कि अगर पुस्तकों तक दायरा आप रखेंगे तो हो सकता है कि बच्चे उस चीज को ना समझ पाए, बट आप जब भारी मतलब फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, आप चिड़ियाघर घुमाएंगे, उनको जू ले जाते हैं, तो वो चीजें जब सामने से प्रत्यक्ष रूप से वो चीजों को देखते हैं तो उस चीज को वो जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। और इसी तरीके से आप अगर औद्योगिकरण मतलब अगर किसी फैक्ट्री की बात मान लीजिए पुस्तक में आ गई है, उसको आप उस तरीके से समझाते हैं, और अगर आप सामने से उन चीजों को दिखाते हैं, मशीन को, साथ ही साथ वर्कर कैसे काम करते हैं, इन चीजों को आप दिखाते हैं तो चीजें अच्छे से ज्यादा रिलेटेड मानी जाती हैं। बाकी जो आपका जो कस्तूरी रंजन आप देख लीजिए जो आई है अभी 2020 में, तो उन्होंने काफी ज्यादा इस बर्डन को कम करने की बात की है। जैसे फाउंडेशन कोर्स की बात करें हम लोग, जो आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 5+3+3+4, तो इसमें देखिए शुरू से ही उन्होंने इस बर्डन जो साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं और बच्चों के लिए भी दिए हैं। जैसे अगर हम फाउंडेशन कोर्स की बात करें जो स्टार्टिंग के 5 ईयर हैं, उसमें देखिए आप कि जो बच्चे का जो 3 साल है उसमें क्या बच्चे केवल उसको मतलब चीजों को क्या मतलब पढ़ने के उनमें पढ़ाई का बोझ नहीं रहेगा, वो केवल जो जैसे प्ले स्कूल में बच्चे खेलते हैं, जो घर पर वो एक्टिविटीज करते हैं आपके
प्लेग्राउंड में खेलेंगे, मिट्टी का यूज करेंगे, क्ले का यूज करेंगे। तो इस तरीके से, और जब वो 1 और 2 यूज करेंगे, 3 इयर्स वो करेंगे, साथ ही साथ जो उनकी जो फर्स्ट क्लास उसी में ऐड होता है, उसमें क्या उन बच्चों से एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ऐसे ही वो प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो काफी ज्यादा मतलब जो ऐसे बोझ होता है, साथ ही साथ टीचर को भी समझना चाहिए कि बच्चे के ऊपर ज्यादा कंटेंट का बोझ ना पड़े। बच्चे जैसे स्वाभाविक रूप से समझ पाते हैं उस तरीके से टीचर को समझाना चाहिए। बाकी जो कंटेंट है वो उसको अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे ज्यादा उस चीज को समझ सकें, आसपास के वातावरण से रिलेटेड उसको समझाया जाए ताकि बच्चे आसानी से उस चीज को समझ सकें। रही बात संजय जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो प्राइवेट कॉलेज आज भी रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं और एडमिशन के लिए रिजल्ट अधिक बच्चे अगर पास, जैसे यहाँ NLK कॉलेज है तो कुछ लड़के नवाबगंज पढ़ते हैं तो आज भी उन्हें बहुत यानी कि याद करने के लिए कहा जाता है और उन्हें मारा पीटा भी जाता है। बता रहे लड़के बहुत तेज तेज मारते हैं, इसलिए मारते कि रिजल्ट उनका अच्छा रहे, 90% 95% बच्चे पास हो तो अगले साल एडमिशन के लिए बच्चे ज्यादा आए। तो आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कही है, तो प्राइवेट कॉलेजों में अब भी क्या गुणवत्ता परख ना देके शायद वो आधार पे रखते हैं कि रिजल्ट अच्छा रहे मेरा, तो रटने पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं अब वर्तमान समय भी प्राइवेट कॉलेज। संजय, ये सर ठीक है, या कुछ रह गया तो बताओ, फिर मैं उसको और एक्सप्लेन करूं। सर, बीइंग टीचर एजुकेटर, अगर हम यहाँ से निकलते हैं एक प्रशिक्षक अध्यापक के नाते, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये जानना चाह रहा था कि कैसे टीम हम तैयार करना चाहते हैं कि जैसे कि सर पीछे का अगर हम देखें, जैसे इंद्रेश जी ने भी एक प्रश्न किया था, इसके पीछे का कारण क्या है बार बार पाठ्यक्रम सुधार करने के, तो थोड़ा सा सर मैं बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ बिल्कुल। तो सर, जब देश हमारा आज़ाद होने के बाद संविधान लागू होने के पहले की स्थितियाँ बहुत ही विकट थी, बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी कि बहुत बड़े एक तबका को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ नहीं पाया गया था या जुड़ नहीं पाए थे। तब तक 1948 से भी हमारे आयोग शुरू हो गए एजुकेशन को उच्चतर आयाम को पहुंचाने के लिए। तो पाठ्यक्रम की शुरुआत तो दिन ब दिन शुरू हो गई, जैसे 64 आ गया, फिर आ गया। तो जब संविधान 1950 तो लागू तो हो गया, शिक्षा के तो अधिकार को सबको मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी भावना थी लोगों को एजुकेशन के मुख्य धारा से जोड़ पाए, तो वो चीज़ें जो स्वतंत्रता के बाद नहीं जुड़ पाए थे एजुकेशन के मुख्य विकास की धारा से, तो जब धीरे धीरे जुड़ने लगे तो पाठ्यक्रम तो हमारे पहले से निर्धारित चले आ रहे थे, उसी के हिसाब से उनको मैनिपुलेट करते करते आगे बढ़ाया जा रहा था। और ऐसा क्लास जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन से वंचित था, जब वो अटैच होगा, जब दोनों लोग एक बराबर पे आए, तो लगता है कि नहीं, वो तो उनके पढ़ने के बेचारे के उनके थिंकिंग पावर बहुत बेकार है, बहुत समझने से बहुत निपुण है, उनके हिसाब से समझ नहीं पा रहे। तब वहाँ समस्या जागृत होने लगी कि यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पाठ्यक्रम तो हमारे दिन ब दिन अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण, तो सबसे बड़ा कारण तो यही निकल के आता है कि जब वो चीज़ उन लोग जोड़ नहीं पाए थे, जब जुड़े तब देखने को समस्या हुई। तो इसीलिए आज भी शिक्षा जो एक बहुत बड़ी बोझ बन के कारण है, क्योंकि उनका जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास था कहीं ना कहीं उचित मात्रा में नहीं हो पाया था जितना इन दिन जिनका हो चुका होता है। और दूसरी बात सर, ये जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग था, मेरा जब प्रश्न ये था कि अगर ये हम लोग यहाँ से तैयार होकर निकल के जाते हैं तो किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग को ऐसे तैयार करें, क्योंकि शुरुआत तो विचारों से होती है। अगर अच्छे तरीके से हम मोटिवेट करके 100 में से 10 लोगों को तैयार करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा बीज बोएंगे तो स्वच्छ वायु की रूपी हवा जैसे देगा, पेड़ पौधा देता है, उसी तरीके से हम लोग भी देने का प्रयास करेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके से किताबों में छपी हुई सेंटेंस शब्दावली, उससे थोड़ा हट के जानने का प्रयास कर रहा था मैं। संजय ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि टीचर एजुकेटर्स और टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में। जहां एक समय, आज तो हम नहीं कहते ऐसा, लेकिन एक समय पूरी एजुकेशन की जो प्रोसेस थी वो टीचर के आसपास घूमती थी, इसलिए हम कहते थे शिक्षक केंद्रित शिक्षा या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन।
लेकिन जब सोर्सेस ऑफ नॉलेज टीचर के अलावा और डेवलप हुए और विशेष रूप से जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पुस्तकों को तैयार करना शुरू कर दिया और पुस्तकें एक ज्ञान का स्रोत है, फिर पुस्तकालय बने, दूसरे ज्ञान के स्रोत बने और अब हमारी जो वर्ल्ड वाइड वेव है उसमें वर्ल्ड वाइड वेव में जो नॉलेज भरी पड़ी है वो एक और बहुत बड़ा स्रोत है शिक्षा का। लेकिन सवाल यह है कि इन सारी चीजों को होने के बावजूद भी जो रोल ऑफ टीचर है वो मिनिमाइज नहीं हो रहा बल्कि मैक्सिमाइजेशन की तरफ चलता चला जा रहा है। इन सारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज के इवॉल्व होने के बावजूद भी रोल ऑफ टीचर जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, मिनिमाइज नहीं हो रहा। जबकि एक समय ये सोच रहे थे हम लोग कि ये सोर्सेस ऑफ नॉलेज यदि डेवलप होंगे तो हमारा जो रोल ऑफ टीचर है वो मिनिमाइज होता चला जाएगा और शायद एक समय ऐसा आए जब टीचर की शिक्षा के क्षेत्र में जो भूमिका है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि टीचर एक इंपॉर्टेंट एजेंट है और वो इंपॉर्टेंट एजेंट होने की वजह से इस टीचर की तैयारी क्या है इस बात पर निर्भर करेगा कि तैयारी क्या है और कैसे है। जब हम तैयारी क्या और कैसे है इसकी बात यदि हम करें तो शुरुआत के क्लासेस में मैंने इस चीज को डेवलप करने की कोशिश की थी आपके अंदर कि जो टीचर है, टीचर की 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक, उसकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो क्या है इस टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, उसकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स हैं इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, जो उसके इंटरेस्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवी चीज, मैं मानता हूं कि उसका जो एटीट्यूड है वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए क्या है। यदि एक अच्छी नॉलेज है, अच्छा कम्युनिकेशन है, अच्छे टीचिंग एप्टीट्यूड्स हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट और एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है टीचिंग प्रोफेशन के लिए, तो ही कांट बी ए गुड टीचर। कभी भी वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। यदि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स भी हैं, इंटरेस्ट भी है, एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, लेकिन उसका लेवल ऑफ नॉलेज उस लेवल का नहीं है, तो ही कांट बी ए गुड टीचर। मतलब ये जो 5 शर्त मैंने बताई आप लोगों को हर एक अध्यापक के लिए, ये पूर्व शर्त है, ये होनी ही चाहिए उसको सफल होने के लिए। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत काबिल टीचर यदि बन गए तो वो उन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे जिसके लिए उनको रखा गया था या तैयार किया गया था। इसलिए हमें जो हमारी टीचर प्रिपरेशन है, उस टीचर प्रिपरेशन के भी 2 हिस्से हैं। एक तो हम इस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए किन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनको किस तरह का जो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है वो दे रहे हैं। क्या हमने उनको अपने जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में प्रॉपरली ओरिएंट किया? क्या हमने उसका जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है उनको प्रॉपरली ओरिएंट किया? टीचिंग स्किल्स क्या है उसके बारे में ओरिएंट किया? फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सब चीजों को हमने उसको तैयार किया। यदि हम उसको तैयार कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद तो वो एक अच्छा टीचर होगा। लेकिन एक और तीसरा फेज होता है जिसको हम कहते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन, कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद ही पूरी कहानी खत्म नहीं होती बल्कि कहानी की शुरुआत होती है। और ऐसा हम मानते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो हर 2.5 साल में डबल होती है। इसका मतलब यह है कि सर्विस में आने के बावजूद भी क्या ये टीचर हर 2.5 साल में अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर रहा है, अपडेट और अपग्रेड कर रहा है? यदि अपडेट और अपग्रेड ये करता है तो ये इफेक्टिव टीचर होगा उन 5 पूर्व शर्तों के साथ। तो संजय, हमें लगता है हमें इन 5 शर्तों पर काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि आप हमारे प्रोग्राम को इतने दिन में थोड़ा सा
आप लोग कोरोना काल में आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस चली हैं, उन क्लासेस के माध्यम से हमने आप लोगों को लगातार यही संदेश देने की कोशिश करी कि 75% अटेंडेंस का मतलब 75% अटेंडेंस, क्लास का मतलब क्लास, और वो क्लास का मतलब बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरी क्लास है तो उसकी भी एक टाइम है, उसका भी एक टाइम टेबल है, उस टाइम और टाइम टेबल पर हेड को भी उपलब्ध रहना पड़ेगा क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम टीचर्स ये नहीं मानेंगे कि हमारा जो हमारा मतलब मूल दायित्व है वो हमारा शिक्षण है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षण के अलावा दूसरे काम बाद में है, तब तक हम तैयार नहीं करेंगे। और मुझे लगता है मेरे हर एक विद्यार्थी को ये मानना चाहिए, यही चीज हम विकसित करने की कोशिश करते हैं। संजय, सेटिस्फाइड? ओके सर, थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट सवाल। सर मैं केवल एक विचार रखना चाहूंगी, जैसा कि सवाल या विचार? एक्चुअली सवाल करो, विचार रखने का काम जो है आज प्रियंकेश और मीनू का है, और उसके बाद विचार लास्ट में रखना। सवाल पूछो पहले। तब सर समय थोड़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक लाइन का विचार है। सर, जो आपने कहा कि 2.5 साल में टीचर को ट्रेनिंग जो दी जानी चाहिए, सर सभी टीचर को चाहिए कि स्वयं के द्वारा जो अर्पित चलाया जा रहा है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, उसको लें, जिससे उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सके। सर इतना मैं ऐड करना चाहती थी। थैंक यू। ठीक है। और सवाल नेक्स्ट। सर, जो इस नीति में बताया गया लर्निंग विदाउट बर्डन, तो वो आज के समय में कितना लागू हो पा रहा है और उस पे इम्प्लीकेशन कितने ज्यादा हुए हैं, हमें ये क्वेश्चन पूछना है। मीनू और प्रियंकेश बताओ भाई, जो लर्निंग विदाउट बर्डन की रिकमेंडेशंस आई, उन रिकमेंडेशंस को किस हद तक हम लागू कर पाए आज तक, बताओ। जैसे 2005 में जब कुछ रिकमेंडेशन लागू किया, जैसे बस्ते के वजन निर्धारित किया गया था, और ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा सर मैं। मीनू? जी सर, कुछ हद तक तो इम्प्लीकेशन हुआ है, जैसा कि आप अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है, जैसे कि उनमें क्या ग्रुप डिस्कशन की बात होती है, साथ ही बच्चों को टूर पे भी ले जाया जाता है, चीज़ों को सामने से दिखाया जाता है। और प्राइवेट स्कूल्स की, जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है एजुकेशन को लेके। साथ में जो बच्चों के साथ जो टीचर्स का रिलेशन होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि डिजिटल जो करवाया जा रहा है, काफ़ी स्कूल्स जो अपने गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल टीचर हैं, प्रोजेक्टर के साथ भी वहाँ पढ़ाना शुरू हो गया है। साथ ही साथ आप वहाँ देखिए जो कंप्यूटर एजुकेशन है, वहाँ भी दी जाती हैं। वहाँ पर अगर ज़्यादा नहीं, 4-5 कंप्यूटर नहीं तो 1-2 कंप्यूटर तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे कि जो बच्चा है उस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है, बच्चे सीख रहे हैं धीरे-धीरे। साथ ही आप जो एनसीईआरएफ में उन्होंने सारी बातें रखी हैं, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, वातावरण से मतलब बच्चों को कोरिलेटेड होकर पढ़ाना चाहिए, ठीक है, जो कक्षा का वातावरण होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ों का मतलब सुधार हुआ है। कहीं आप देखिए प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा डिस्कशन का मौका मिलता है, टीचर्स जो भी पूछते हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट वर्क आप देखिए, जो लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चे करके सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असाइनमेंट प्रोजेक्ट बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं। और जो आपकी अभी जो पॉलिसी आ रही है, जो 2005 में जो आई है एनसीईआरएफ की, उन्होंने तो ये सिफारिशें रखी ही थी कि आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाइए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए सीखने का। और आपकी जो 5+3-3-4 आई है, इन्होंने भी यही बात रखी है कि कहीं ना कहीं जो मतलब जो एजुकेशन की जो लर्निंग बर्डन होती है उसको कम करते हुए बच्चा खुद सीखे। एक तरीके से कहीं ना कहीं जो बिगनिंग के जो 3 साल हैं, बच्चे पहले उसको मतलब खेलें जैसा कि वो घर में खेलते हैं अपना,
उसके बाद वो पढ़ाई से धीरे धीरे इंटरेक्ट करें उस चीज को। जो 1 और 2 साल जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड है, वो स्टार्टिंग के जो फाउंडेशन कोर्स है उसी में रखा गया है। फिर आपका जो 5+3 आया है, उसमें बच्चे को सेकंड से लेके 5th तक बच्चों को रखा गया है कि पहले बच्चे जो स्टडी से हैं वो धीरे धीरे जुड़े, कहीं से उस मतलब वो कटे ना पढ़ाई से स्टार्टिंग के ही दौर में। तो धीरे धीरे बच्चों को अट्रैक्ट किया गया है पढ़ाई के लिए, फिर उनको क्या एक्टिविटीज करने के लिए कहा गया है धीरे धीरे। फिर मैथ और साइंस जो भी सब्जेक्ट हैं उनको समझाने के लिए कहा गया है कि जो टीचर्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव करके दिखाएं बच्चों को कैसे मतलब कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन इम्प्लीकेशन कितना हुआ है। कहा तो ऑन द पेपर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑन द पेपर तो ये भी दिखाया जाता है कि हाँ इतनी चीजें हो गई, लेकिन हुआ तो कितना है। मैंने वही आपसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि अगर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्कूल की और जो प्राइवेट स्कूल हैं कहीं ना कहीं काफी सुधार हुआ। आप देख लिए प्राइवेट मैंने स्कूलों में आज भी आप बैग देख लीजिए तो हमको नहीं लगता कि कम हुआ है। ना, नहीं हुआ है। आप अगर 100% की बात करते हैं या नहीं 90% 100% नहीं, नहीं 50% भी कम नहीं हुआ है मैम। पूनम मीनू को बात करने दो पहले। ओके मैम, ओके सर। तो वही मैंने आपको कहा कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 90-100% हुआ, बट अगर पहले की अपेक्षा अगर आज की जो देखा जाए जैसे पहले की थी, वो कहीं ना कहीं आज का जो युग है कहीं ना कहीं उससे जोड़ के चीजों को देखा जा रहा है कि बच्चे चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें या प्राइवेट, क्योंकि कंपटीशन का माहौल है तो हर एक स्कूल अपना रिजल्ट को अच्छा देना चाह रहा है। तो रिजल्ट तो ऐसे अच्छा आ नहीं जाएगा, वो भी जो मतलब टीचर्स भी चाहते हैं, वहाँ का जो आपका जो मैनेजमेंट होता है तो वो भी यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन अच्छी दी जाए, उनका रिजल्ट अच्छा आए। और जो और भी अदर स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन उनके साथ चलता है, तो वो अपने स्कूल से जो मतलब करिकुलम होता है जो वो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उस हद तक अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं वो। मैंने पहले कहा था पूनम, मैंने कहा था कि देखो ये कोई भी पॉलिसी ऑन ऑफ बटन जैसी नहीं होती है, टाइम लगता है। आज जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एक धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, टीचर्स की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, लेकिन वो परेशानी है अभी भी जो मैंने कल भी कही थी और आज भी शुरुआत करी थी कि जैसे ही हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन में किसी भी दुकान को जो माल है वो कब बिकेगा, जब उसका शोरूम बहुत सुंदर दिखाई देगा। आप सामान खरीदने जाती हैं तो सबसे पहले कौन सी दुकान आपको आकर्षित करती है, जिसके शोरूम में ड्रेसेस लगी होती हैं, वो दुकान हमारा बरबस ध्यान आकर्षण कर लेता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी हाल है प्राइवेट में कि हम जब तक उनको एक मार्केटिंग नहीं दिखाएंगे तब तक हम आकर्षित नहीं हो रहे। जैसे आप स्कूल के जो बोर्ड हैं एडवर्टीजमेंट के, उनको यदि आप देखो तो मैं देखता हूं और आप भी देखिएगा अब आगे से, तो उसमें क्या लिखा होता है पता है आपको? सेंट्रलाइज्ड एसी क्लासरूम्स, एसी व्हीकल्स, आरओ ट्रीटेड वाटर, उसके बाद प्लेग्राउंड, आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन टीचर पे फोकस जो है वो नहीं होता, और होता है तो लास्ट में होता है वेल क्वालिफाइड टीचर्स। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में यदि डीपीएस जैसे स्कूल्स को छोड़ दिया जाए तो 8वीं तक तो टीचर थोड़े बहुत ठीक ठाक होते हैं, लेकिन 9th, 10th, 11th और 12th की तरफ आप बढ़ते हैं तो उनके पास जो क्वालिटी टीचर्स हैं वो क्वालिटी टीचर्स नहीं होते। कुछ मतलब रेप्यूटेड बहुत जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो वो क्या करते हैं, वो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, और उस एडवर्टीजमेंट में हम सभी जो अभिभावक हैं वो अभिभावक ट्रैप्ड होते हैं, उनके जाल में फंसते हैं, और फिर हम लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन क्या है इसको खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक साथ नहीं चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है? यस सर।
तो मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ बंद ऑफ करनी पड़ेगी कल। कल हम लोग जो दूसरी रिपोर्ट है उसका डिस्कशन करेंगे। यशपाल की जो सेकंड रिपोर्ट थी 2009 वाली, रिजुविनेशन एंड डिनोमिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, इसको तैयारी करेंगे। थोड़ा सा तैयार होके आना। प्रीति, तुम भी थोड़ा अपने अच्छे से तैयार होकर आना, और कल हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है? यस सर। और ये हमारा जो है अपने जो YouTube चैनल है उस पर चला जाएगा लिंक, बाद में भी हम लोग इसको सुन सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर,